Today we study about the next topic of the atom, molecule and nuclei, that is atomic spectra. In previous video we have seen relation, that is radius of the Bohr orbit, which is equal to r directly proportional to n square. Here n is the nth number of the Bohr orbit, and second relation, velocity inversely proportional to n, वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n, यानी n क्या है, ऑर्बिट नंबर है. और उसके बाद निकाले थे कि एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n². तो इससे हम लास्ट में रिलेशन निकाले, एनर्जी का फार्मूला निकाले थे. एनर्जी E इज इक्वल टू -me⁻⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 1/n². तो ये पूरी कांस्टेंट टर्म है, और इस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू रखने के बाद अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो एनर्जी इक्वल आएगी किसके, -13.6/n². यानी ये पूरी वैल्यू सॉल्व करेंगे, n एज इट इज़ -13.6 डिवाइडेड बाय n². इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ z के साथ लिखेंगे. z क्या बताएगा, एटॉमिक नंबर. अगर हम हाइड्रोजन का कंसीडर करेंगे तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1. तो हमको एक रिलेशन मिला कि एनर्जी कितने की इक्वल होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर ऑर्बिट का नंबर हम रखेंगे 1, पहला ऑर्बिट, जैसे अगर हाइड्रोजन का कंसीडर करते तो न्यूक्लियस पॉजिटिव, उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना रहेगा, 1 हाइड्रोजन के लिए. एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1. उसके बाद सेकंड क्या आएगा, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2. थर्ड में ऑर्बिट का नंबर इंक्रीज होते जाएगा, एन इज इक्वल टू 3. तो नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है वो क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा. नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट में उसको एनर्जी कितनी लग रही है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है. अब अगर ऑर्बिट नंबर चेंज करते जाएंगे तो एनर्जी जो है वो क्या होते जाएगी, हमारी चेंज होगी. तो सेकंड ऑर्बिट के लिए अगर हम निकालेंगे तो किस तरीके से आएगा, एनर्जी फॉर फर्स्ट ऑर्बिट E1 इज इक्वल टू -13.6 1² इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Therefore, energy in second orbit which is equal to -13.6. 1 की जगह आप रखेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिट, n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2. तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4. तो -13.6 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आंसर हमको मिलेगा कितना, ये कितना हो जाएगा, 4, यानी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो वैल्यूज जो है वो क्या होते जाएगी, चेंज होते जाएगी. इसी तरीके से हम अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, E3 एनर्जी इन थर्ड ऑर्बिट. तो -13.6 डिवाइडेड बाय 3² यानी कितना हो जाएगा, 9. अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसी तरीके से अगला निकालेंगे E4, तो E4 की वैल्यू कितनी आएगी, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ग्रेजुअली जो है हमारी एनर्जी जो है सबसे कम जो है वो कहाँ पर रहेगी, ये N1 यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट. तो जहाँ पर एनर्जी लोवेस्ट होती है, एनर्जी लोवेस्ट रहेगी, उस लेवल को कहा जाता है ग्राउंड स्टेट. उसको कहेंगे क्या हम, ग्राउंड स्टेट. तो हमको एनर्जी लेवल डायग्राम बताना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का. तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ट्रांसफ़र होता है तो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, वो ट्रांसफ़र करेगा. किसके फॉर्म में ट्रांसफ़र करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में जब वो इमिट करेगा तो उसको जो लाइन इमिट करता है उससे जो स्पेक्ट्रम बनता है उसी को कहा जाता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा. हर गैसेस का इमिशन जो है वो अलग अलग होता है. जैसे अगर हम देखेंगे कि वाइट लाइट जो है, अगर एक वाइट लाइट को प्रिज्म के ऊपर पास किया जाता है तो यहाँ से वो क्या होती है,
पास होने के बाद डिस्पर्स्ड होती है, डिस्पर्शन होगा और उसको स्क्रीन के ऊपर जब देखा गया तो यहाँ ये ऑब्जर्व किया गया कि ये जो स्पेक्ट्रम मिला डिस्पर्स होने के बाद जो स्पेक्ट्रम मिला ये कैसा है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। अब अगर इसी को हाइड्रोजन गैस ली गई और हाइड्रोजन गैस को एक चैम्बर में ट्यूब यानी ट्यूब डिस्चार्ज ट्यूब लो और इस ट्यूब को अगर हीट किया गया तो यहाँ से इसमें ऑब्जर्व किया गया कि रेडिएशन निकलता है और इस रेडिएशन को जब ऑब्जर्व किया गया तो यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं मिली बल्कि वहाँ पे लाइन के फॉर्म में मिला और उस लाइन के फॉर्म में जो आएगी स्पेक्ट्रम, तो उस स्पेक्ट्रम को कहा जाता है लाइन स्पेक्ट्रम, यानी इस तरीके से वहाँ पर लाइन मिली तो इस स्पेक्ट्रम को कहा जाता है लाइन स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम को कहेंगे क्या, लाइन स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रम में हम देखेंगे कि यहाँ जो वेव्स होती है कुछ पार्ट जो होता है वो उसका कौन सा होता है, विजिबल पार्ट होता है, यानी 4000 से नियर अबाउट कितना आएगा 8000, यहाँ तक हमारा जो रहेगा वो विजिबल रीजन रहेगा। उससे पहले का जो आएगा वो अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड जो हमको दिखाई नहीं देती, तो यानी हर वैल्यूज़ नहीं मिली, कुछ कुछ लाइंस मिलती है तो इसको कहा जाता है लाइन स्पेक्ट्रम या इसको कहेंगे डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। तो इसी के बेसिस पर बताया गया है कि रुदरफोर्ड की जो थ्योरी थी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन बाद में बताया गया बोहर थ्योरी से ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्टेन ऑर्बिट, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है। जब पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा तो अगर हायर एनर्जी लेवल से वो लोअर एनर्जी लेवल तक आएगा तो अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है। तो एनर्जी रेडिएटेड विच इज इक्वल टू En माइनस EP। एनर्जी रेडिएटेड को रिप्रेजेंट किया जाएगा h न्यू से, तो En माइनस EP। h न्यू की वैल्यू हमको मालूम है, h न्यू अगर इसको C/λ के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ से फार्मूला बनता है और उस फार्मूले का डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट आपको फार्मूला दिया गया है कि 1/λ इज इक्वल टू R 1/n² माइनस 1/m²। आर यहाँ पर जो है वेवलेंथ ऑफ इमिशन लाइट आर फाउंड बाय द रिलेशन। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द इमिशन lines are found, wavelength of the emission lines are found to obey the relation, यानी 1/λ और 1/n² माइनस 1/m²। तो लैम्डा यहाँ पर क्या डिनोट करेगा, वेवलेंथ ऑफ ए लाइन। R is constant and it is called as Rydberg constant। तो R की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है और इस R की वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो वेवलेंथ अगर ये R की वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू है उस कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 1 पॉइंट समथिंग 1.097 इंटू 10⁻⁷ कांस्टेंट वैल्यू है, रेडबर्ग कांस्टेंट। प्रॉब्लम में सॉल्व करते वक्त इसको यूज़ किया जाएगा कि रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है। R is called as the Rydberg constant and value of R which is equal to 1.093 into 10⁻⁷ पर मीटर। तो ये प्रॉब्लम में वैल्यू यूज़ होगी, उसको कहा जाता है रेडबर्ग कांस्टेंट। तो उसी के बेसिस पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो लाइन स्पेक्ट्रम पर जो लाइन देखी गई उस लाइन को कहा जाता है इमिशन लाइन। उसको क्या कहा जाएगा, इमिशन लाइन। और हाइड्रोजन की ये फाइंड आउट की गई है। और यहाँ पर अगला जो हम देखेंगे कि n² और m²। तो n जो है n और m जो है वो इंटीजर है। अगर n की वैल्यू हम कंसीडर करते हैं 1 2 3 तो m की वैल्यू जो है वो उसके आगे की रहेगी। m की वैल्यू जो है वो क्या लेना है
takes all integral values greater than m. m is equal to all integral values greater than n. n से बड़ा उसका नंबर रहेगा. अब ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में हुआ. आगे हमको निकालना क्या है कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो हम निकाले थे कि टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितनी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ पर जो देखे उसके बाद एनर्जी आई कितनी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है. तो जिसमें कम से कम एनर्जी रहेगी, कम से कम कितनी है -13.6, इसको कहा जाता है ग्राउंड स्टेट. और जिसमें हायर एनर्जी रहेगी उसको कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट. और जेड एटॉमिक नंबर कितना लेंगे हाइड्रोजन का 1. तो इसके लिए हम देखेंगे कि एनर्जी लेवल डायग्राम बनाई गई है और इस एनर्जी लेवल डायग्राम में एक्सिस अगर मान लेते हो कि नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर दिया गया है तो पहला ऑर्बिट आपका हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1. उसके बाद जो है अगला वैल्यू लोगे n इज इक्वल टू 2. नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना आएगा n इज इक्वल टू 2. इसी तरीके से नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते जाएगा n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5 और ऐसे लास्ट तक जाएगा n इज इक्वल टू इन्फिनिटी. यानी इस तरीके से हमको नंबर ऑफ बैंड्स मिलते जाएंगे. अब ये नंबर ऑफ बैंड्स है तो हर एक का अगर लेंगे एनर्जी लेंगे तो पहले की एनर्जी हमारी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सेकंड आएगा -3.4. E2 की वैल्यू रहेगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. उसके बाद E3 कितना रहेगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. E4 की वैल्यू हमको मिलेगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और लास्ट में E की वैल्यू कितनी इन्फिनिटी तक जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 0. तो एनर्जी जो है वो हमारी कैसी है, नंबर ऑफ ऑर्बिट जब इंक्रीज होता है तो एनर्जी कैसी रहती है, हायर रहती है. ये एनर्जी लोएस्ट है, ये उससे थोड़ी बड़ी, ये उससे बड़ी. तो ऐसे 0 जो है वो लार्जर है. तो एनर्जी लेवल जो है वो अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होता है यानी n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एनर्जी रीचेस ए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 0. और जिसको हम क्या मानते हैं n इज इक्वल टू 0 कब मिलेगा, जब इन्फिनिटी का आएगा. तो इसी की बेसिस पर डिफाइन किया गया है कि द आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन एटम इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ दैट एटम टू सेट द इलेक्ट्रॉन फ्री. इट इज कॉल्ड एज द बाइंडिंग एनर्जी. तो यहाँ पर अगर जो सीरीज देखोगे तो पहली सीरीज जो हमको मिलेगी उसको नाम बताया गया लाइमन. यहाँ से यहाँ तक जो रेडिएशन रहेगा उसको सीरीज को नाम दिया गया लाइमन. अगला हमको मिलेगा उस सीरीज का नाम दिया गया क्या, बाल्मर. अगली सीरीज का नाम क्या दिया गया, बाल्मर. जो हमारी कौन सी बनती है, विजिबल लाइट बनती है. यहाँ पर जो हमको दिखेगा वो कौन सा रहेगा, विजिबल. और यहाँ पर जो आएगी वो अल्ट्रा वायलेट रेज रहेगी. यहाँ पर जो मिलेगी लाइमन सीरीज में मिलेगी अल्ट्रा वायलेट, बामर सीरीज में हमको मिलेगी विजिबल. उसके बाद अगली आएगी जो कौन सी है, पीफंड, पास्कन. और उसके बाद आएगी पीफंड सीरीज. तो ऐसे डिफरेंट थेरीज का सीरीज है, इसका नाम क्या है, पास्कन सीरीज. आगे डिफरेंट सीरीज आएगी. इस फिगर को कहा जाता है एनर्जी लेवल डायग्राम. तो एनर्जी लेवल डायग्राम फाइंड आउट करना है. उसके बाद हमको जो फार्मूला मिला कि 1/λ इज इक्वल टू R 1/n² माइनस 1/m², ये फार्मूले का डेरिवेशन रहेगा कि इस फार्मूले को किस तरीके से डिराइव किया गया. तो ये फार्मूला कहाँ से निकाला गया, जो एनर्जी रेडिएटेड है, जो हमारा कांस्टेंट टर्म थी वही कांस्टेंट टर्म से निकाला गया कि ई एनर्जी रेडिएटेड कितना है, h न्यू. और कांस्टेंट टर्म थी हमारी m e z² e⁴ डिवाइडेड बाय 8 ε0 h²
1 माइनस एन स्क्वायर माइनस 1/m²। अब इसी को वेवलेंथ के फॉर्म में लिखेंगे तो एच न्यू यानी न्यू को फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे 1/λ, और एच को मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड में आएगा तो ये क्या बन जाएगा H3। तो फार्मूला हो जाएगा me(z²e⁴ डिवाइडेड बाय 8c एप्सिलॉन नॉट h³ 1/n² माइनस 1/m²। अब c क्या रहेगा यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्योंकि c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। जैसे v इज इक्वल टू n लैम्डा लिखते हैं साउंड के लिए, तो ऐसे ही लाइट के लिए लिखा जाता है c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा, c इज, यहाँ लिखेंगे c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और उसको अगर डिफाइन करेंगे रेडबर्ग कांस्टेंट से, तो रेडबर्ग कांस्टेंट r की वैल्यू कितने की इक्वल रहेगी, ये पूरी टर्म क्या बनेगी, रेडबर्ग कांस्टेंट me(z²e⁴ डिवाइडेड बाय 8c एप्सिलॉन नॉट h³। इसको सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू कितने की इक्वल आती है, 1.097 × 10⁷ पर मीटर। और यहीं से फार्मूला मिलता है, अगर एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 लेंगे, 1 है तो उसे सॉल्व करके निकालेंगे तो 1/λ इज इक्वल टू r 1/n² माइनस 1/m²। अगर एटॉमिक नंबर के साथ लिखेंगे तो यहाँ एक टर्म आती है z²।